टॉर्क ऑन अ करंट कैरिंग लूप इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। तो इस लेक्चर में हम एक करंट कैरिंग लूप है, ये क्लोज लूप है, और ये रेक्टेंगुलर शेप में है। अगर इसको हम इसमें करंट फ्लो कर रहा है और अगर हम इसे मैग्नेटिक फील्ड में रख दें, जो यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है, तो हम देखते हैं कि इसके ऊपर सम ऑफ फोर्सेस क्या होंगी, टोटल फोर्स क्या होगी इसके ऊपर, और टॉर्क हो सकता है या नहीं हो सकता है, या फिर वो उसका एक्सप्रेशन क्या होगा। तो ये क्लोज लूप है। क्लोज लूप की सिंप्लीफाइड वर्जन लिया हुआ ये रेक्टेंगुलर है। तो तीन स्ट्रेट लाइंस कह लें, लाइन करंट कह लें आप, तो इसको हमें एवेल्युएट करने में आसानी होगी। तो स्टार्ट करें 1 और 3 से। तो हमें पता है कि जो स्ट्रेट लाइन होती है, लाइन सेगमेंट होती है, उसके ऊपर जो फोर्स होती है, अगर उसे आप प्लेस करें मैग्नेटिक फील्ड में, वो होती है आई एल क्रॉस बी। तो ये बी मैग्नेटिक फील्ड है जिसमें वो रखा हुआ है, ये आई करंट है, और कैपिटल एल हमारे पास लेंथ है वायर की, और फिर ये हमारे पास है फोर्स जो मैग्नेटिक फील्ड की वजह से लाइन सेगमेंट पे, लाइन पे लग रही है। तो ये लेंथ एलिमेंट है हमारे पास, फर्स्ट जिसे मैं लेबल किया हुआ यहाँ से लेकर यहाँ तक, और लेंथ की, कैपिटल एल की इस केस में डायरेक्शन वही होती है जो कि करंट की डायरेक्शन है। तो करंट की डायरेक्शन है टूवर्ड्स लेफ्ट, तो ये मेरे पास है करंट की डायरेक्शन, ठीक है, और मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ये है। आप आसानी से देख सकते हैं कि इन दोनों में जो एंगल है वो है 180, दोनों एंटी पैरेलल है। तो क्रॉस प्रोडक्ट आपको याद होगा, वो इज इक्वल टू होता है आई एल बी साइन थीटा, ठीक है। तो इस केस में जो थीटा की वैल्यू है वो 180 है, दोनों एंटी पैरेलल है, तो साइन 180 जीरो होता है। तो फोर्स इस सेगमेंट पे मैग्नेटिक फील्ड की वजह से जो टूवर्ड्स राइट है, फोर्स जीरो है। अब आ जाए सेगमेंट 3 पे, थ्री लाइन एलिमेंट पे। तो इसके लिए जो करंट की डायरेक्शन है वो टूवर्ड्स राइट है, तो करंट की डायरेक्शन यही है, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन भी ये है, ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है। तो दोनों बिल्कुल पैरेलल है। तो पैरेलल के लिए हमारे पास जो थीटा की वैल्यू होती है वो जीरो होती है, पे साइन हमें जीरो वैल्यू देता है। तो 3 पर भी मन की तरह फोर्स जीरो होगी। तो दो सेगमेंट्स पे हमारे पास, एक के केस में हमारे पास एंगल 180 है, दूसरे केस में हमारे पास एंगल जीरो है। दोनों सेगमेंट्स में हमारे पास जो है फोर्स जीरो है। अब बात करें हम इसकी इन सेगमेंट्स पे 2 की, तो इस पे हम देखते हैं कि फोर्स क्या होगी ये सेगमेंट पे। तो ये यहाँ से लेके यहाँ तक है फोर्स, जो करंट है या लेंथ की जो डायरेक्शन है टुवर्ड्स बॉटम है, और मैग्नेटिक फील्ड टुवर्ड्स राइट है। तो आप यहाँ से देख सकते हैं कि आपको राइट हैंड रूल अप्लाई करना पड़ेगा। राइट हैंड रूल जब आप अप्लाई करेंगे तो आपकी जो फिंगर्स हैं वो इन द डायरेक्शन ऑफ करंट होनी चाहिए, ठीक है। तो आप हथेली को जब मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में करेंगे जो कि इस डायरेक्शन में है, तो आप देखेंगे कि जो आपके थंब की डायरेक्शन है वो आउट ऑफ द पेज है। तो आउट ऑफ द पेज ये हमारे पास फोर्स होगी, ठीक। तो फिंगर्स अलोंग करंट, और आपकी जो हथेली है फिस्ट है वो टुवर्ड्स मैग्नेटिक फील्ड, तो हम आपको बताया करंट, जो मैं फोर्स है वो आउटवर्ड है इस सेगमेंट पे। अब आए इस सेगमेंट पे, इसमें देखिए आप करंट टुवर्ड्स टॉप टॉप है हमारे पास इस लेंथ एलिमेंट के लिए, और मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ये है। तो इसमें अगर आप राइट हैंड अप्लाई करें, यहाँ पे आपकी फिंगर्स की डायरेक्शन अपवर्ड होगी टुवर्ड्स द करंट, और हथेली की डायरेक्शन आप मैग्नेटिक फील्ड के अलोंग करें, तो आप देखेंगे कि इस पे जो फोर्स है वो टुवर्ड्स इन होगी, इन टू द पेज होगी। तो इस केस में इन टू द पेज, और इस केस में हमारे पास आउट ऑफ द पेज। तो दोनों पॉइंट्स पे हमारे पास फोर्स सेम है। वो फोर्स क्यों सेम है? तो क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड जो यहाँ पे है वही यहाँ पे है, थ्रू आउट स्पेस मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म है। तो यहाँ पर भी जो वैल्यू है मैग्नेटिक फील्ड की, वहाँ पे भी मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू सेम है। करंट भी पूरी लूप में सेम है, यहाँ पर भी करंट आया है, यहाँ पर भी करंट आई है। इसकी लेंथ ए है, ये देखें, इसकी लेंथ भी हमारे पास
ए है। तो दोनों सेगमेंट्स पे जो फोर्स है वो F2F4 = I AB है। यहाँ पर भी साइन हमारे पास 90 है, यहाँ पर भी साइन 90 है, तो साइन 90 = 1 होता है। तो ये तो रही फोर्स। अभी हम देख चुके हैं कि इस पे फोर्स हमारे पास जीरो है, इस पर भी फोर्स जीरो है, लेकिन इसमें जो हमारे पास फोर्स आउटवर्ड है वही फोर्स उतनी ही इनवर्ड है। ठीक है, फोर्स की वैल्यू बिल्कुल सेम है लेकिन बिल्कुल ऑपोजिट डायरेक्शन में है। तो टोटल फोर्स तो इसके ऊपर जीरो होगी। हम प्रीवियस एग्जांपल में भी देख चुके हैं कि सम ऑफ फोर्सेज जो क्लोज लूप में है, अगर यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रखी हो लूप, तो उसके ऊपर फोर्स जीरो होती है। तो ये इस केस में भी हमें ट्रू नजर आ रहा है कि सम ऑफ फोर्सेज जो टोटल फोर्स है इस लूप के ऊपर वो जीरो है। लेकिन एक और चीज़ यहाँ पे अपेयर हो सकती है। वो क्यों अपेयर होगी? क्योंकि जो लाइन ऑफ एक्शन है हमारे पास, जो ये दोनों ऑपोजिट फोर्सेस हैं, वो एक ही लाइन पे नहीं है, लेकिन डिफरेंट लाइन पे है। एक ये इस लाइन पे थी, इधर थी, और दूसरी यहाँ पे है। दोनों सेम लाइन में फोर्सेस नहीं है। जब आपके पास सेम लाइन पे फोर्सेस अप्लाई नहीं हो रही होती ऑपोजिट, तो टॉर्क इंट्रोड्यूस होता है। जैसे कि हमारे पास ये कोई ऑब्जेक्ट है, लेट से ये कोई वुड पीस है, तो अगर मैं फोर्स एक यहाँ पे लगाऊं और एग्जैक्टली उसी लाइन पे ऑपोजिट फोर्स लगाऊं, सेम सेम फोर्स लगाऊं, तो इसके ऊपर कोई टॉर्क इंट्रोड्यूस नहीं होगा। लेकिन अगर मेरे पास यही वुड पीस वोबिटो है, अगर मैं सेम फोर्सेस ऑपोजिट डायरेक्शन में लगाऊं, एक यहाँ पे और दूसरी यहाँ पे लगाऊं, बेशक ये फोर्सेस सेम होगी, लेकिन इसमें टॉर्क इंट्रोड्यूस होगा। तो बिल्कुल सेम केस यहाँ पे है कि फोर्सेस अप्लाई हो रही हैं, सेम है, ऑपोजिट है, लेकिन लाइन ऑफ एक्शन जो है वो बिल्कुल डिफरेंट है। तो इस वजह से इसमें टॉर्क इंट्रोड्यूस होगा। तो दोनों केसेस में सम ऑफ फोर्सेस तो जीरो है, लेकिन इसमें टॉर्क नहीं है, लेकिन इसमें टॉर्क इंट्रोड्यूस होगा। तो अब हम देखते हैं कि टॉर्क क्या होगा। तो इसको मैंने ओवरहेड व्यू दिया हुआ है इसका, तो आप इसको यहाँ नीचे से देख सकते हैं इस लूप को। तो नीचे से देखेंगे कि सिर्फ आपको एक लाइन नज़र आएगी। तो यहाँ से करंट टूवर्ड्स आपकी तरफ आता जा नज़र आएगा, तो ये डॉट से शो किया है। तो यहाँ से करंट ऊपर की तरफ जाता हुआ नज़र आएगा, तो ये मेरे पास क्रॉस की शेप में शो किया हुआ है मैंने। तो ये मेरे पास करंट है, करंट अपवर्ड है, आउट ऑफ द पेज है, तो इसके ऊपर फोर्स हमारे पास इस डायरेक्शन में होगी, ये F2 है। और ये इनटू द पेज है, फोर्स इस डाउन डायरेक्शन में होगी। तो जो अब आप यहाँ पे देखें कि अगर फोर्स आप किसी भी जैसे मैंने आपको बताया वुड एलिमेंट पे ऐसे अप्लाई करें इस डायरेक्शन में, और इस डायरेक्शन में अप्लाई करें, तो वो रोटेट होना शुरू हो जाएगा, यूँ रोटेट होगा। ठीक है, यूँ रोटेट। तो यहाँ पे भी देखें रोटेशन यूँ नज़र आएगी आपको लूप के ऊपर। तो अगर मैंने इसका सेंटर एक्सिस यूँ बना दिया हुआ हो, ये यहाँ से मेरे पास सेंटर एक्सिस हो यूँ, ठीक है, जिसे कि ये रोटेट कर सकता हो। तो ये मेरे पास सेंटर एक्सिस है, तो यहाँ पे जो फोर्स लगेगी, यहाँ पे फोर्स लगेगी, तो ये रोटेट करना शुरू हो जाएगा। तो ये मैंने जो सिंबल है रोटेशन की वजह से दिखाया हुआ है। तो ये टोटल जो लेंथ है मेरे पास इस लूप की, ये वाली साइड, वो है बी। तो मैं अगर सेंटर से मेजर करूँ इस फोर्स के पॉइंट जहाँ पे फोर्स लग रही है, वो B/2 हो जाएगा। और सेंटर से ये पॉइंट, वो भी हमारे पास B/2 हो जाएगा। ठीक है, तो ये भी B/2, और यहाँ से भी हमारे पास B/2 हो गया। टॉर्क की हमारे पास डेफिनेशन होती है टाउ इज इक्वल टू आर क्रॉस एफ। ये हमारे पास है आर क्रॉस एफ, टॉर्क ही है। तो आर है मेरे पास मोमेंट आर्म, ये होता है पीवट, जहाँ जिसके गिर्द रोटेशन हो रही है, वहाँ से लेके जहाँ पे फोर्स लग रही है उस तक का डिस्टेंस। तो ये यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस वो होगा हमारे पास ये डिस्प्लेसमेंट। और एफ हमारे पास होगा ये जो फोर्स लग रही है, तो ये इंट्रोड्यूस करेगा टॉर्क। तो इस केस में भी यहाँ पर भी हमारे पास जो ये डिस्टेंस है वो B/2 है। इस केस में भी हमारे पास B/2 है, और फोर्सेज ही हैं। दोनों केसेस में आप देखेंगे राइट हैंड रूल के मुताबिक जो क्रॉस प्रोडक्ट एवेल्युएट करने में हेल्प आउट करता है आपको। तो आपके पास जो टॉर्क है, टॉर्क वो इनटू द पेज है। ठीक है, टॉर्क की डायरेक्शन इनटू द पेज है। आप ये फिंगर स्ट्रेट करेंगे इस डायरेक्शन में, फिर उनको कर्ल करेंगे इस डायरेक्शन में, तो आपको थंब बताएगा कि इनटू द पेज है टॉर्क। इस केस में भी आप देख लें कि ये भी आप यूँ करेंगे, फिंगर स्ट्रेट करेंगे इस डायरेक्शन में, कर्ल करेंगे इस डायरेक्शन में, तो आपके पास इनटू द पेज आएगा। तो दोनों जो टॉर्क हैं सेम डायरेक्शन में, इस वजह से मैं इन दोनों को सम कर रहा हूँ। तो F2 B/2
ये हो गया फोर्स और ये मोमेंट आर्म, प्लस F4 ओवर बी इंटू बी ओवर टू, ये होगी फोर्स, ये मोमेंट आर्म। फोर्स हम देख चुके हैं कि दोनों सेम है, वो आई ए बी है, तो मैंने आई ए बी इसको पुट करके कॉमन ले लिया, तो बी ओवर टू और बी ओवर टू दोनों सम होके टू बी ओवर टू बन गए, टू टू से कैंसिल, और मेरे पास रिजल्ट आ गया ये। यहाँ पे ए और बी को मैंने इकट्ठा करके लूप का एरिया ले लिया, तो ए मल्टीप्लाई बाय बी इक्वल्स टू ए है। तो ये मेरे पास है लूप का एरिया, ये आप इसको यूं कह सकते हैं, ये लूप का, ये लूप का एरिया, ये लूप का एरिया। तो ये आप हाइट, ये कह लें आप, ये साइड और ये साइड मल्टीप्लाई कर देंगे, तो आपके पास लूप का ये आई ए भी आ जाएगा। ये मैक्सिमम टॉर्क है। तो मैक्सिमम टॉर्क कब होगा, जब आपके पास फोर्स एग्जैक्टली परपेंडिकुलर होगा, होगी इस मोमेंट आर्म से, और ये आपके पास फोर्स एग्जैक्टली परपेंडिकुलर होगी इस मोमेंट आर्म से, तो आपके पास जो टॉर्क होगा वो मैक्सिमम आएगा। लेकिन अब आप जनरल केस लेते हैं कि एग्जैक्टली जो आपके पास ये कंडीशन ना अप्लाई हो कि ये जो मैग्नेटिक फील्ड है एग्जैक्टली इस प्लेन में हो, जिस प्लेन में हमारे पास लूप लाई करी है। तो ये बिल्कुल सिनेरियो हमने ये लिया है कि जिस मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में है, तो इसी प्लेन में हमारे पास ये लूप है। लेकिन जब ये रोटेट करेगी थोड़ी सी, जैसे कि ये रोटेट किया हुआ है इसने, तो वो सिनेरियो ये नहीं रहेगा, वो मैक्सिमम टॉर्क नहीं होगा, वो एंगल डिपेंडेंट होगा, क्योंकि हमारे पास जो टॉर्क है वो यहाँ पे एंगल डिपेंडेंट है, आर क्रॉस एफ, इन दोनों में एंगल पे डिपेंडेंट है। तो एक और एक्सट्रीम कंडीशन लेते हैं कि जब ये रोटेट हो रहा है इस तरफ, जैसे ये रोटेशन आपको नजर आ रही है, रोटेट हो रहा है, तो एक पॉइंट आएगा जब ये यहाँ पर पहुंच जाएगी लोग इस पॉइंट पे, तो इस केस में जो हमारे पास फोर्स होगी वो होगी, फोर्स होगी इस डायरेक्शन में। ठीक है, ये बिल्कुल उसी डायरेक्शन में रहेगी, राइट हैंड रूल आपको अप्लाई करके देख सकते हैं। फोर्स हमारे पास ये वाली इस डायरेक्शन में रहेगी, तो बिल्कुल देखें ये लाइन फोर्सेस जो है ऑपोजिट है, और सेम लाइन पे यहाँ पे टॉर्क जीरो हो जाएगा, इस पॉइंट पे टॉर्क जीरो हो जाएगा, इस पॉइंट पे मैक्सिमम होगा और इस पॉइंट पे जीरो होगा। तो इस केस में हम ये करते हैं कि जो इन दोनों पिक्चर से हमें पता चलता है कि जो दो वेक्टर एरिया अगर मैं इसका बना दूं, इस लूप को मैं डायरेक्शन असाइन कर दूं, इस पूरी लूप को मैंने ये डायरेक्शन असाइन कर दी है, आप इसका वेक्टर एरिया यूँ देख सकते हैं, ये इसका वेक्टर एरिया। ठीक, तो ये पूरा एरिया और इसकी डायरेक्शन परपेंडिकुलर, तो ये मैंने पॉइंट से शो किया हुआ है। तो वेक्टर एरिया अगर आप असाइन कर दें, तो मैग्नेटिक फील्ड, ये मैग्नेटिक फील्ड और एरिया में जब एंगल हमारे पास, जब दोनों पैरेलल हों, देखिए ये इस केस में वेक्टर एरिया ये बनेगा, दोनों मैग्नेटिक फील्ड और वेक्टर एरिया पैरेलल हों, तो टॉर्क हमारे पास है जीरो। और अब अगर परपेंडिकुलर हों, जो कि इस केस में है, मैं शो किया हुआ इस केस में, अगर ये परपेंडिकुलर हो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ये और वेक्टर एरिया की डायरेक्शन ये देखिए है, तो टॉर्क मैक्सिमम है, लेकिन जैसे ही पैरेलल होते हैं तो टॉर्क हमारे पास हो जाता है मिनिमम। तो यहाँ से हमें पता चलता है कि दो इन लूप में, लूप एरिया में और मैग्नेटिक फील्ड में जो रिलेशन है वो क्रॉस प्रोडक्ट का है। तो किसी भी एंगल के लिए जो टॉर्क होगा इस करंट कैरिंग लूप में, वो होगा आई ए क्रॉस बी। यहाँ पर एक और चीज़ इंट्रोड्यूस करते हैं कि ये जो प्रोडक्ट है करंट और एरिया का, आई ए का, इसे हम कहते हैं मैग्नेटिक मोमेंट। तो अगर आप इसकी वैल्यू यहाँ पे पुट कर दें, तो ये बनता है टाउ इज इक्वल टू म्यू क्रॉस बी। मैग्नेटिक मोमेंट को मजीद अगर आप देखना चाहें, तो आप यहाँ से इस पिक्चर से देख सकते हैं कि अगर हमारे पास एक करंट कैरिंग लूप है, तो और लूप में करंट वो कैरी कर रही है आई, तो इस करंट को मैं इस लूप के एरिया से मल्टीप्लाई कर दूं, जो कि ए है वेक्टर एरिया से, तो ये बन जाती है मैग्नेटिक मोमेंट। तो इसकी डायरेक्शन आप देख सकते हैं कि आप अपने फिंगर्स को कर्ल करेंगे इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, तो आपकी जो थंब की डायरेक्शन होगी वो मैग्नेटिक मोमेंट की डायरेक्शन होगी, जैसे कि यहाँ पे शो किया गया। तो मैग्नेटिक मोमेंट कैसे डिफाइन होती है, करंट कैरिंग क्लोज लूप हो, उस करंट को उस लूप के वेक्टर एरिया से मल्टीप्लाई कर दें, तो वो बन जाती है मैग्नेटिक मोमेंट। तो अगर आपके पास एक से ज़्यादा लूप हो, एन लूप हो, तो आप इसको एन से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये कॉइल के लिए, किसी भी कॉइल के लिए।
तो एन नंबर डिनोट कर रहा है, नंबर ऑफ टर्न्स को डिनोट कर रहा है। तो इस केस में भी टॉर्क इज इक्वल टू टाउ इज इक्वल टू म्यू क्रॉस बी। तो जो एन का फैक्टर है हमारे पास वो म्यू में आ गया। और अगर आप ये वैल्यूज की यहाँ पुट करना चाहें तो ये बन जाएगा एन आई ए क्रॉस बी। तो ये है टॉर्क फॉर एन टर्न्स। एन की वैल्यू 1 होगी तो वही एक्सप्रेशन बन जाएगा जो पिछली स्लाइड पे था, 2 होगी तो टॉर्क डबल हो जाएगा, एंड सो ऑन। जिस तरह हमने डाइपोल के बारे में देखा था कि डाइपोल को अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड में रखें तो उसकी एनर्जी क्या होगी, हमें देखा था। मैं उसकी पिक्चर आपको शो करता हूँ कि लेट से मेरे पास मैं इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है। और आप अगर यहाँ पे प्लेस करते हैं एक डाइपोल, ठीक है, तो ये डाइपोल है पी, ये है डाइपोल पी, और ये एंगल बना रही है कोई इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ, ये थीटा। तो इसके लिए इसकी एनर्जी हमें कैसे डिनोट करते हैं, मैंने बताया था कि अगर डाइपोल मूवमेंट इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड होगी तो मिनिमम एनर्जी होगी उसकी, और अगर एग्जैक्टली ऑपोजिट टू द फील्ड होगी तो उसकी एनर्जी हमारे पास होगी मैक्सिमम। तो वो था माइनस पी डॉट ई, ये रहे मेरे पास एनर्जी इज इक्वल टू माइनस पी डॉट ई। बिल्कुल इसी तरह मेरे पास मैग्नेटिक मूवमेंट के लिए भी उसकी एनर्जी यही है। यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड की बजाय यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड है, और यहाँ पे डाइपोल मूवमेंट की बजाय यहाँ पे हमारे पास मैग्नेटिक मूवमेंट है। तो बिल्कुल उसकी एनर्जी जब जब पैरेलल होगी मैग्नेटिक फील्ड के मैग्नेटिक मूवमेंट तो मिनिमम होगी, लेकिन जैसे ऑपोजिट होगी तो इसकी मैग्नेटिक मूवमेंट मैक्सिमम होगी। अब कुछ एग्जांपल देख लेते हैं। पहले एग्जांपल है कि हमें मैग्नेटिक मोमेंट कैलकुलेट करने के लिए कहा गया है। तो लूप का जो एरिया है मेरे पास वो है ये 5.4 मल्टीप्लाई 8.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, और जो नंबर ऑफ टर्न्स है 25 है, और करंट कैरी कर रही है ये लूप वो 15 मिली एम्पेयर है। आप इन सब को ऐसा यूनिट्स में कन्वर्ट करेंगे, यहाँ सेंटीमीटर से कन्वर्ट करेंगे इसे मीटर में, ये कन्वर्ट करेंगे मिली से एम्पेयर में। और ये मैग्नेटिक मोमेंट की वैल्यू, मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू है 0.350 टेस्ला। और हमसे ये भी पूछा गया एग्जांपल आप जब पढ़ेंगे स्टेटमेंट उसकी, तो उसमें लिखा हुआ है कि मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नेटिक फील्ड की जो डायरेक्शन है वो बिल्कुल प्लेन ऑफ लूप के पैरेलल है, पैरेलल टू द प्लेन ऑफ लूप। तो पैरेलल ऑफ प्लेन ऑफ लूप ये बनती है पैरेलल टू द मैग्नेटिक मोमेंट नहीं है, पैरेलल टू द वेक्टर एरिया नहीं है, बल्कि पैरेलल टू द लूप है। तो पैरेलल टू द लूप हो तो आप यहाँ पे वाज तौर पे देख रहे हैं कि ये डायरेक्शन हमारे पास बनती है ये परपेंडिकुलर। तो इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड इज द परपेंडिकुलर टू द वेक्टर एरिया। इस केस में हमारे पास होगी मैक्सिमम मैग्नेटिक मोमेंट। तो एन कॉइल्स के लिए म्यू इज इक्वल टू एन आई ए, और टॉर्क हमारे पास आ जाएगा मैग्नेटिक मोमेंट की वैल्यू यहाँ से निकाल के आप यहाँ पे पुट कर देंगे तो टॉर्क की वैल्यू आ जाएगी टॉ इज इक्वल टू म्यू पी। तो ए भी गिवन है, एन भी गिवन है, आई भी गिवन है, मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू भी गिवन है। नेक्स्ट प्रॉब्लम है 34। अ करंट ऑफ 17 मिली एम्पेयर इज मेंटेन्ड इन अ सिंगल सर्कुलर लूप ऑफ 2 मीटर circumference. A magnetic field of 0.8 Tesla is directed parallel to the plane of the loop. Calculate the magnetic moment of the loop. What is the magnitude of the torque exerted by the magnetic field on the loop? तो करंट की जो मेरे पास वैल्यू है वो 17 मिली एम्पेयर है, और सर्कुलर लूप है। सर्कुलर लूप का सरकमफेरेंस हमें गिवन है, सरकमफेरेंस है मेरे पास 2 मीटर। तो सरकमफेरेंस का जो हमारे पास फार्मूला होता है वो 2 पाई आर होता है। तो यहाँ से मैं इसका रेडियस कैलकुलेट कर सकता हूँ, क्योंकि पाई भी कांस्टेंट है, 2 भी कांस्टेंट है। तो 2 पाई आर सरकमफेरेंस इक्वल टू 2 मीटर। तो a magnetic field of 0.8 टेस्ला is directed parallel to the plane of the loop. तो जो मैग्नेटिक फील्ड है वो 0.8 टेस्ला डायरेक्टली पैरेलल टू द लूप है। तो बिल्कुल वैसे ही जैसे मैंने पिछली प्रॉब्लम में आपको दिखाया कि डायरेक्टली पैरेलल टू द लूप का मतलब है परपेंडिकुलर टू द वेक्टर एरिया। तो परपेंडिकुलर टू द वेक्टर एरिया सिमिलर है कि पैरेलल टू द लूप। कैलकुलेट द मैग्नेटिक मूवमेंट ऑफ द लूप। तो मैग्नेटिक मूवमेंट कैलकुलेट करनी है, व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द टॉर्क एक्सर्टेड बाय द मैग्नेटिक फील्ड ऑन द
लूप। तो दो चीज़ें कैलकुलेट करनी है, मैग्नेटिक मोमेंट कैलकुलेट करनी है और टॉर्क कैलकुलेट करना है। तो यहाँ से आप 2 पाई r = 2 करके आप 2 पाई को उस तरफ ले जाएं तो आपके पास कैपिटल R आ जाएगा, जो कि रेडियस ऑफ लूप है। मैग्नेटिक फील्ड आपको गिवन है 0.8 टेस्ला। तो यहाँ से आपके पास मैग्नेटिक मोमेंट आ जाएगी, जो μ = आई की वैल्यू ये है, इसको भी ऐसा यूनिट्स में कन्वर्ट करेंगे। और यहाँ पे आप, अगर मैं आर की वैल्यू निकालूं तो आर की ये 2 से कैंसिल हो जाएगा, तो आर की वैल्यू बन जाएगी 1/पाई मीटर्स। तो यहाँ पे देखें, आर की वैल्यू 1/पाई मीटर्स मैंने लिखी है। ये होगी करंट की वैल्यू, ये हो गया πr²। तो एरिया ऑफ लूप होता है πr², तो पाई यहाँ पे आ गया, आर की वैल्यू आ गई यहाँ पे, उसका स्क्वायर आ गया। तो मैग्नेटिक मोमेंट हो गई। और टॉर्क की वैल्यू होगी यहाँ पे, मैग्नेटिक मोमेंट को टॉर्क से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपके पास टॉर्क की वैल्यू आ जाएगी। प्रॉब्लम नंबर 38 है, d = 10 a wire is formed into a circle having a diameter of 10 centimeter। तो मेरे पास एक सर्कल है, जो जिसका मैंने एक वायर से सर्कल बनाया है, जिसका डायमीटर है 10 सेंटीमीटर, तो 10 सेंटीमीटर लिख लिया। एंड प्लेस इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड ऑफ 0.300 मिली टेस्ला। तो उसको प्लेस कर दिया हमने इतनी मैग्नेटिक फील्ड में। द वायर कैरीज अ करंट ऑफ 5 एम्पियर। तो वायर कैरी करी है 5 एम्पियर करंट। फाइंड द मैक्सिमम टॉर्क ऑन द वायर। द रेंज ऑफ पोटेंशियल in the range of potential energies of the wire field system for different orientation of the circle। तो हमें पास जो रेंज क्या क्या पॉसिबल है, जो पोटेंशियल की है, एनर्जी की, जो हमने कुछ स्लाइड पहले हमने एग्जांपल दिया था, μ = U = -μ.B। तो वो हमने यहाँ पे उसकी रेंज भी बतानी है कि मैक्सिमम पॉसिबल एनर्जी क्या है और मिनिमम पॉसिबल एनर्जी क्या है। तो दो चीज़ें, द मैक्सिमम टॉर्क बताना है और मिनिमम और मैक्सिमम पॉसिबल एनर्जी। तो टॉर्क पे बिल्कुल जैसे यहाँ पे हमारे पास सर्कमफ्रेंस गिवन था, यहाँ पे हमारे पास डायमीटर गिवन है। तो डायमीटर से एग्जैक्टली रेडियस होता है डायमीटर का हाफ, तो डायमीटर का हाफ करोगे तो रेडियस आ जाएगा। तो यहाँ से आप आसानी से एरिया कैलकुलेट कर सकते हैं लूप का। और मैग्नेटिक फील्ड है 3 मिली टेस्ला और करंट है 5 एम्पेयर। तो टॉर्क तो सीधा सीधा हमारे पास होगा, जो इस केस में हमारे पास मैक्सिमम है, जो ओरिएंटेशन की मान है, τ = μ b। तो म्यू की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास यहाँ से IA, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे म्यू आ जाएगा, बी से मल्टीप्लाई करेंगे टॉर्क आ जाएगा। मिनिमम जो पोटेंशियल एनर्जी है वो है -μ b। जब पैरेलल मैग्नेटिक फील्ड और मैग्नेटिक मोमेंट पैरेलल होंगे तो ये मिनिमम है, और मैक्सिमम है जब ये दोनों एंटी पैरेलल होंगे, तब ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो म्यू की वैल्यू यहाँ से म्यू की वैल्यू बी के साथ मल्टीप्लाई करके ये हमारे पास वैल्यू आ जाएगी, और ये मेरे पास यहाँ से इसकी वैल्यू आ जाएगी पोटेंशियल एनर्जी की।